अभी जब मैं फ्री हुआ तो मैंने ट्विटर को स्क्रॉल करना शुरू किया तो दिख रहा था कि हैशटैग संविधान हत्या दिवस ट्रेंड कर रहा है। अब मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि संविधान हत्या दिवस क्या है, क्योंकि अभी रिसेंट में तो ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ नहीं है। तो फिर अचानक से मुझे ट्विटर पे प्रधानमंत्री का ट्वीट भी दिख गया, उसके साथ साथ गृह मंत्री का भी ट्वीट दिखा, और तभी मैंने जब कुछ न्यूज चैनल्स को लेकर के स्क्रॉल करना शुरू किया तो उसमें भी संविधान हत्या दिवस को लेकर के आर्टिकल्स पब्लिश हो चुके थे। जब मैंने इसको सर्च करना शुरू किया तो पता चला कि केंद्र सरकार ने प्रतिवर्ष 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाने का निर्णय लिया है। इसको स्क्रॉल करने के साथ मुझे यह भी पता चला कि संविधान हत्या दिवस बेसिकली जब इंदिरा गांधी ने भारत में आपातकाल लागू करने की घोषणा करने का निर्णय लिया था, उस तिथि को अर्थात 25 जून को केंद्र सरकार ने संविधान हत्या दिवस मनाने का निर्णय लिया है। इस डिसीजन के साथ साथ सरकार ने जो विपक्षी कांग्रेस पार्टी है उसको लेकर भी, उसको काउंटर करने के लिए भी यह एक रणनीतिक कदम सरकार का हो सकता है। 25 जून को राष्ट्रपति को लेकर के इंदिरा गांधी ने राष्ट्रीय आपातकाल साइन करवा दिया और 26 जून को सुबह सुबह इंदिरा गांधी ने भाषण दिया और उस भाषण में उन्होंने कहा कि देश में जिस तरह का माहौल है जिसमें कि सेना, पुलिस और अधिकारियों को भड़काया जा रहा है, उससे जरूरी हो गया है कि देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए देश में राष्ट्रीय आपातकाल लागू कर दिया जाए। भारतीय संविधान के आर्टिकल 352 में राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान है और उसमें यह भी प्रोविजन है कि जब पूरे देश में या देश के किसी भी भाग में कोई आपात स्थिति होती है, जब सुरक्षा के संबंध में चुनौती होती है या कोई बाह्य आक्रमण होता है या सशस्त्र विद्रोह होता है, तब केंद्र सरकार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकती है। इसी को आधार बनाते हुए कि उस समय जयप्रकाश नारायण अपने भाषण में सरकारी अधिकारियों को या फिर पुलिस को भी यह कह रहे थे कि चूंकि वर्तमान सरकार इसको लेकर के इलाहाबाद हाई कोर्ट ने और फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी यह कह दिया है कि यह सरकार में प्रधानमंत्री को बने रहने का इंदिरा गांधी को अधिकार नहीं है, इसके बावजूद यह सरकार है, तो ऐसे में जो सरकार के अधिकारी हैं, पुलिस है, वह भी अपने कार्यों से मुक्त हो सकते हैं। इसी को आधार बना करके इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा कर दी। दरअसल आपातकाल लगाने से पहले इंदिरा गांधी ने जो 14 बैंक थे उनका राष्ट्रीयकरण किया और साथ ही जो अमीर घरानों, जो कि राज परिवारों को प्रीवी पर्स दिया जाता था, उन प्रीवी पर्स को भी समाप्त कर दिया। तो इस तरीके से इंदिरा गांधी की इमेज एक गरीबों के मसीहा के तौर पे बन गई थी। और इसी दौर में इंदिरा गांधी के एक मित्र थे, नाम था उनका श्रीकांत वर्मा। श्रीकांत वर्मा ने एक नारा दिया और वो नारा बहुत ही फेमस हो गया, गरीबी हटाओ का। और उन्हीं के उस गरीबी हटाओ के नारे को लेकर के इंदिरा गांधी ने लगातार जहां भी जाती थी वो गरीबी हटाओ का नारा देना शुरू कर दिया। इस नारे ने भी इंदिरा की इमेज को पक्का कर दिया और अब लोगों को यही लगने लगा कि भारत में गरीबों के लिए अगर कोई लड़ रहा है तो सिर्फ इंदिरा गांधी ही लड़ रही है। और इस नारे का परिणाम यह हुआ कि जब 1971 में देश में आम चुनाव हुए तो उस आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने बहुत जबरदस्त प्रदर्शन किया और कुल उस समय 518 सीटें थी, उसमें से कांग्रेस पार्टी 2/3 से भी ज्यादा, मतलब 352 सीटें जीतने में सफल हो गई। इस चुनाव में इंदिरा गांधी उत्तर प्रदेश के रायबरेली लोकसभा चुनाव क्षेत्र से चुनाव लड़ रही थी और वो वहां 1 लाख से भी अधिक वोटों से विजेता घोषित हो गई। उनके अपोनेंट हुआ करते थे राजनारायण। राजनारायण बेसिकली एक समाजवादी नेता थे, बनारस के थे, और इंदिरा गांधी से बहुत सारे मुद्दों पे उनकी वैचारिक भिन्नता थी, तो इसलिए वो इंदिरा गांधी के खिलाफ जहां भी इलेक्शन होता था वहां लड़ते थे और लगातार पराजित हो रहे थे। इस चुनाव में भी राजनारायण 1 लाख से अधिक वोटों से पराजित हुए, लेकिन राजनारायण ने इस चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट में इसको लेकर के केस कर दिया। राजनारायण की तरफ से उनके वकील थे शांति भूषण। शांति भूषण ने आरोप लगाया कि इंदिरा गांधी के जो उस समय के सचिव हुआ करते थे यशपाल कपूर, यशपाल कपूर इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री के सचिव रहते हुए, सरकारी पद पर रहते हुए भी इंदिरा गांधी को इलेक्शन में मदद कर रहे थे। तो इसका मतलब कि इंदिरा गांधी के इलेक्शन में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हुआ था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसमें सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग पाया और यह पाया कि जो यशपाल कपूर थे, जो कि प्रधानमंत्री के सचिव थे, वह सचिव के पोस्ट पर रहते हुए प्रधानमंत्री को चुनाव में मदद कर रहे थे। तो इस तरीके से सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग था और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम का भी दुरुपयोग था। ऐसे में हाईकोर्ट ने इंदिरा गांधी को 6 साल तक चुनाव लड़ने से रोक लगा दिया। और
इस स्थिति में इंदिरा गांधी के पास राज्यसभा भी जाने का स्कोप नहीं बचा, क्योंकि राज्यसभा जाने के लिए भी उन्हें चुनाव लड़ना था और ऐसे में 6 साल के लिए जब उन्हें चुनाव लड़ने से वंचित कर दिया गया तो अब निश्चित हो गया कि अब इंदिरा गांधी को अपने प्रधानमंत्री का पद छोड़ना पड़ेगा। इस दौर में, जबकि उस समय देश में माहौल ऐसा था कि इंदिरा इज इंडिया और इंडिया इज इंदिरा, इस माहौल में अगर इंदिरा गांधी को कोई यह कह रहा है या कोई सरकारी संस्थान कह रही है कि आपको प्रधानमंत्री नहीं बने रहना है, प्रधानमंत्री पद त्याग पत्र करना है, तो यह अपने आप एक बहुत बड़ी बात हो जाती थी, क्योंकि उस समय इंदिरा गांधी का व्यक्तित्व इतना बड़ा था कि कोई भी इंदिरा गांधी को रिप्लेस करने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। अब इस संकट में क्या किया जाए, तो उस संकट में इंदिरा गांधी ने उनके जो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे डीके बरुआ से बात करें तो डीके बरुआ ने कहा कि अभी आप कुछ समय के लिए प्रधानमंत्री का पद छोड़ दीजिए और कांग्रेस का अध्यक्ष बन जाइए और मैं प्रधानमंत्री बन जाता हूं, और जैसे ही यह मुद्दा आप सुप्रीम कोर्ट में लेकर के जाते हैं और वहां पर सुप्रीम कोर्ट में आपके पक्ष में निर्णय होता है तो मैं प्रधानमंत्री का पद त्याग कर दूंगा और फिर से आप पुनः प्रधानमंत्री बन जाइएगा। इंदिरा गांधी लगभग इस मुद्दे पर तैयार भी थी, लेकिन तभी वहां पर संजय गांधी की एंट्री होती है। संजय गांधी ने इंदिरा गांधी को समझाया कि अगर एक बार कोई और व्यक्ति आपके प्रधानमंत्री रहते हुए प्रधानमंत्री बन गया तो वह प्रधानमंत्री का पद नहीं छोड़ने वाला है, और ऐसे में आपके लिए फिर से अपने इस पद पे आना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, तो आपको प्रधानमंत्री का पद नहीं छोड़ना चाहिए। और बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को सही पाया और उन्होंने इंदिरा गांधी को दोष मुक्त नहीं घोषित किया। हालांकि उन्होंने इंदिरा गांधी को समय दे दिया कि आप कुछ समय लेकर के अपने कार्य को करते रहिए, प्रधानमंत्री पद पे आप कुछ समय के लिए बनी रह सकते हैं, लेकिन आप सांसद में एज अ सांसद मेंबर मतदान नहीं कर सकती हैं। और ये सब चल भी रहा था और अचानक इसी दौर में बिहार और गुजरात में स्टूडेंट मूवमेंट बड़े तेजी से आगे बढ़ने लगा। बिहार के छात्र आंदोलनों को जयप्रकाश नारायण बहुत तेजी से नेतृत्व देने लगे। अब जयप्रकाश नारायण का जब नेतृत्व मिला तो बिहार का छात्र आंदोलन और व्यापक हो गया। उस समय बिहार के जो मुख्यमंत्री हुआ करते थे उनको लेकर के बिहार के स्टूडेंट्स यूनियन में बहुत बड़ा विरोध था कि उनको हर हाल में हटाया जाए। जयप्रकाश नारायण इसको लेकर के इंदिरा गांधी से मिले भी कि बिहार के मुख्यमंत्री को हटाया जाए ताकि बिहार में एक जन केंद्रित सरकार स्थापित हो सके, तो अगर आप उनको हटा देती हैं तो हम लोग अपना आंदोलन वापस ले लेंगे। यहां तक यह कह दिया कि बिहार के मुख्यमंत्री को हटाने के बजाय मैं अपना प्रधानमंत्री का पद छोड़ना पसंद करूंगी। मतलब कि इंदिरा गांधी ने निश्चित कर दिया कि वो अब किसी की भी मांग को मानने के लिए तैयार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला 24 जून को आया था और उसके अगले दिन 25 जून को दिल्ली के रामलीला मैदान में जयप्रकाश नारायण की एक रैली थी। उसी रैली में जयप्रकाश नारायण ने रामधारी सिंह दिनकर की एक प्रसिद्ध कविता है, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, इस नारे को बुलंद किया। और जब ये नारा बुलंद किया तो उसी रैली में जयप्रकाश नारायण ने भाषण में एक शब्द कहा कि यह सरकार लोकतांत्रिक सरकार नहीं है, प्रधानमंत्री को अपने पद पर बने रहने का अधिकार नहीं है, क्योंकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ने उनको कदाचार मुक्त और दोषी सिद्ध किया है। तब भी वो अगर प्रधानमंत्री हैं तो ऐसे प्रधानमंत्री की सलाह मानने के लिए, वैसा आदेश मानने के लिए हमारी जो पुलिस व्यवस्था है, प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो बाध्य नहीं है, तो उनको ऐसे प्रधानमंत्री की आदेश को नहीं मानना चाहिए। इसी स्टेटमेंट को आधार बना करके इंदिरा गांधी ने भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने की घोषणा की। हालांकि राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने के पीछे और भी कारण थे। कारण यह था कि इंदिरा के खिलाफ पूरे देश में अब जन आक्रोश बढ़ रहा था। बिहार और गुजरात में छात्र आंदोलन पर चरम पर हो रहे थे, साथ ही जयप्रकाश नारायण का मूवमेंट भी तेजी से आगे बढ़ रहा था। कोर्ट के आदेश ने भी इंदिरा गांधी को लगभग पंगु बना दिया था। अब वे कोर्ट के आदेश के बाद लंबे समय तक प्रधानमंत्री बने रहना उनके लिए मुश्किल ही था लगभग। साथ ही इंदिरा गांधी अपने अलावा अपने पार्टी के किसी और नेता पर भरोसा भी नहीं करती थी। अब इंदिरा गांधी को यह भी लगने लगा था कि संभव है कि जयप्रकाश नारायण के आह्वान के बाद शायद सेना तख्ता पलट भी कर दे। तो ऐसे में अब इंदिरा गांधी को लगा कि एकमात्र ऑप्शन यही है कि देश में आपातकाल की घोषणा किया जाए। और इस तरीके से इंदिरा गांधी ने इन सब मुद्दों को आधार बना करके और अंतिम में जयप्रकाश नारायण का वो जो प्रसिद्ध भाषण था उसको आधार बना करके और 25 जून 1975 को राष्ट्रपति से आपातकाल पर साइन करवा दिया।
यह आपातकाल 21 महीनों अर्थात 21 मार्च 1977, 25 जून 1975 से लेकर के 21 मार्च 1977 तक चला। इस तरह इंदिरा गांधी द्वारा लगाया गया आपातकाल भारतीय इतिहास का एक काला अध्याय बन गया। उम्मीद है आपको इंदिरा गांधी ने क्यों आपातकाल लगाई ये बात समझ में आ गई होगी। साथ ही यह भी समझ में आ गई होगी कि वर्तमान सरकार इस संविधान हत्या दिवस को मनाने का प्रयास क्यों कर रही है, क्योंकि वर्तमान सरकार ये कह रही है कि इंदिरा गांधी के लोकतंत्र के हत्या के दौर में, मतलब आपातकाल के दौर में जिन लोगों ने त्याग दिया, बलिदान किया, उनके त्याग और बलिदान को याद करते हुए उनके अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, नागरिकों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को मजबूत बनाने के लिए, साथ ही किसी भी ऐसे तानाशाह को शासन में आने से रोकने के लिए राष्ट्रीय आपातकाल जैसे मुद्दों से बचाना देश को बहुत जरूरी है। और इसीलिए संविधान हत्या दिवस जैसे दिवस को मना करके हम नागरिकों के बीच में यह संदेश देना चाहते हैं कि जब भी कोई तानाशाह संविधान के विरुद्ध जाकर के काम करेगा तो नागरिक, जिस तरह से जयप्रकाश नारायण ने नागरिक आंदोलन का नेतृत्व किया, नागरिक स्वयं ऐसे आंदोलन का नेतृत्व करेंगे और अपने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और लोकतंत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। मुझे उम्मीद है आपको आज ये पूरा टॉपिक समझ में आ गया है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।